अच्छा बेटा, 12 अगस्त है 2024। सर इमरान यामीन, ए टू फिजिक्स। और हम लोग सर्कुलर मोशन का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उस पर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होती है। मार्किंग स्कीम में टर्म है परपेंडिकुलर फोर्स। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट बनाते हुए, और कोई फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। इस फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज होगी और ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमने लगेगा। इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सेंटर पे एंगल बनता है। इस एंगल बनने की वजह से इसका नाम दूसरा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन। रेडियन पढ़ा चुके हैं कि जब सर्किल के सेंटर पे बनने वाला रेडियन एंगल जब होता है जब रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल इन साइज हो। तो जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर होगा तो सेंटर पे बनने वाले एंगल का नाम 1 रेडियन। फिर हमने कहा कि अगर ऐसी आर्क 1, 2, 3, खैर ये आर्क तो मैंने नहीं बनाई, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइनें बन गई हैं। तो ये जो 3 आर्क्स हैं, आर्क नंबर 1, 2, 3, आधा सर्कल। आधे सर्किल को हम बता चुके हैं कि आधा सर्किल जो होता है वो 3.1 रेडियन के बराबर होता है। तो 180 डिग्री 3.1 रेडियन, और उसी 3.1 को हम लोग पाई से डिनोट कर देते हैं, पाई से डिनोट कर देते हैं। फिर आपको हमने एक फॉर्मूला ये वाला पढ़ाया था कि सर्कल के जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उनको ये फॉर्मूला आता है। अलीजा को मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला पढ़ाना चाहेंगे अलीजा, कि अगर मैं एक आर्क लगाऊं, ठीक है ना, मैंने आर्क ए से शुरू करी और बी पे जाके खत्म करी, तो ये जो आर्क है इस आर्क की लेंथ सर्किल के सेंटर पे बनने वाले एंगल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी बड़ी आर्क करूंगा थीटा उतना बड़ा हो जाएगा, छोटी आर्क करूंगा थीटा उतना छोटा रह जाएगा। और सर्कल का जो रेडियस होता है, इसको इस फॉर्मूले में या इस एग्जाम्पल में हमने कांस्टेंट ले लिया। तो एक फॉर्मूला है एस इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में अलीजा को नहीं पढ़ाया था। अलीजा बेटा ये फॉर्मूला कॉपी कर लें, क्योंकि मैथ के अंदर ये पूरा एक चैप्टर है। तो जिस बच्चे ने भी मैथ पढ़ा होता है उसको ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से आता है, एस इक्वल टू आर थीटा। अलीजा कॉपी कर लिया आपने? अच्छा, अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन को समझाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। क्या मेहनत करना पड़ेगी? मेहनत ये करना पड़ेगी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है जी, और एग्जाम में ऑब्वियसली इस तरह का सर्कल कोई बना बनाया नहीं आएगा। इस तरह का सर्कल आप खुद ही बनाएंगे एग्जाम में। तो जरा सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एक मैंने बड़ा सा सर्कल बनाया है। इस बड़े से सर्कल में ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बना लिया, ठीक है जनाब। अच्छा, छोटा सा सर्कल बनाने के बाद ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है जनाब, ये सर्कल का सेंटर है, बड़े वाले ब्लू वाले सर्कल का सेंटर है। इस सेंटर से मैंने कहा यहाँ पे जमीन है। इस सेंटर से आपने एक टेलीस्कोप लगाई है, और वो टेलीस्कोप इस रेड वाले सर्कल का ऊपर वाला एज हम टेलीस्कोप से देखते हैं, फिर नीचे वाला एज टेलीस्कोप से देखते हैं, और दोनों एजेस को देखने पर जो बीच में एंगल बनता है इट इज थीटा, ठीक है जनाब। और याद रखिएगा कि ये जो मैंने ब्लू सर्कल बनाया है ये इमेजिनरी सर्कल है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर इसको बनाए बगैर सवाल भी नहीं कर सकते। अभी सवाल समझाने जा रहा हूँ, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बड़ा सर्कल इमेजिनरी सर्कल है, उस इमेजिनरी सर्कल के सेंटर पे जमीन है। जमीन से टेलीस्कोप लगाकर मैं चांद को देख रहा हूँ। ये जो रेड कलर का सर्कल है ये चांद है। चांद का ऊपर वाला मैंने एज देखा ए, दूसरा एज मैंने देखा बी, और इन दोनों एजेस को देखने पर एंगल बना थीटा। और जब एंगल बना थीटा तो कहना ये चाह रहा हूं कि ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये पोर्शन काम की बात, सर ये पोर्शन ब्लू वाले सर्किल के लिए आर्क लेंथ है। जो ब्लू कलर का बड़ा सा सर्कल है तो ए से बी तक उसकी एक छोटी सी आर्क है, और यही आर्क मून के लिए डायमीटर है। एग्जाम में वो इतनी कहानी सुनाएगा नहीं, ये सारी बातें हमें खुद से सोचना होगी। डायमीटर का मून है, सॉरी मून का डायमीटर है।
क्वेश्चन ये है कि मून का डायमीटर आपने कैलकुलेट करना है, और मून का डायमीटर कैलकुलेट करने का मतलब आपको आर्क लेंथ कैलकुलेट करना है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला अभी भी मैंने पढ़ाया है, एस इक्वल टू आर थीटा। एस आर्क लेंथ है जो कि कैलकुलेट करना है, थीटा क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस के लिए उन्होंने ये किया कि जो मैं ग्रीन कलर की मैंने 3 लाइनें बनाई हैं, ये तीनों लाइनें, ग्रीन कलर की तीनों लाइनें ब्लू वाले इमेजिनरी सर्कल का रेडियस है। और वैसे देखा जाए तो ये जमीन और मून के बिटवीन का डिस्टेंस है, जमीन और मून के बिटवीन का डिस्टेंस है। तो आप इसको अपनी कॉपी में जिस तरह से सहूलत लगे पहले बना लें, और फिर मैं आपको क्वेश्चन में ले जाकर दिखा सकूंगा कि क्वेश्चन में कौन सी चीज कहां पर है। क्वेश्चन में बेटा फिर जाके दिखा सकूंगा कौन सी आर्क कहां पर है। बेटा अंजुम, जो हमने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कराया हुआ है वही क्वेश्चन इस वक्त चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और अब मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैथमेटिकली सॉल्व भी कर रहे हैं और क्वेश्चन को रीड भी कर रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है सर 2014 के पेपर का है। क्वेश्चन ये है कि एक टेलीस्कोप हमने जमीन पे लगाई हुई है, और यहां से हम देख सकते हैं एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो कि इस क्वेश्चन में मून है। और जब हम उसके एजेस को देखते हैं, मून के एजेस को देखते हैं, तो एंगल बनता है 9.7 एक्सपोनेंट -6 रेडियन। दिस इज द एंगल एंड दिस एंगल इज थीटा। और ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल है जनाब 9.7 एक्सपोनेंट -6 रेडियन, ये थीटा है। अच्छा, फिर कहते हैं मून जमीन से इतना दूर है। तो अभी मैं आपको लास्ट पेज के ऊपर जो बड़ी सी मैंने डायग्राम बनाई हुई थी, उसके अंदर मैंने दिखाया था ये वाली जो लाइन है, ठीक है जनाब, ये वाली जो लाइन है, ये मून के सेंटर से जमीन के सेंटर तक का डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस उस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, उस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस, जिसको मैंने यहाँ पे कह दिया है आर, एंड दिस आर is the distance between center of earth and center of moon, and it is 3.5 exponent 5 किलोमीटर। क्वेश्चन है कि, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं एस्टिमेट डायामीटर ऑफ मून, डायामीटर ऑफ मून, मून का डायामीटर निकालना है। और डायामीटर यहाँ पे आर्क लेंथ है, डायामीटर यहाँ पे आर्क लेंथ है। तो S इक्वल टू आर थीटा करोगे, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में वैल्यूज किलोमीटर में गिवन है, तो आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में किसी बच्चे को कराया है, किसी को नहीं कराया। खैर अभी मैंने आपको बेटा पूरा प्रॉपर्ली समझा भी दिया है, रिकॉर्डिंग भी करके दे रहा हूँ, और ये सवाल लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, इसलिए इस सवाल से जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। इस सवाल से बेटा मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, ताकि जो लास्ट क्लास कर चुके हैं वो बोर ना हो। अलीजा बेटा आपने क्वेश्चन को पिक किया? हाँ बोले बोले। नहीं नहीं, मैंने आपकी नहीं ली थी, जो बच्चे एब्सेंट थे ना, मैंने साइम को पढ़ा दी थी, इफ्रा को पढ़ा दी थी, और अंजुम को पढ़ा दी थी। ठीक है ना, रेगुलर नहीं पढ़ाई थी, पर इन तीनों को। हाँ बोले बोले। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, जो वैल्यू दी हुई है बस वही वैल्यू यूज करेंगे रेडियन में, हमेशा रेडियन वाली वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, अगर पाई की फॉर्म में भी होती तो पाई की जगह 3.142 लिख के उसको डेसिमल में यूज करते। ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। सर कैसे आगे बढ़े? तो जरा आज की क्लास में हम कुछ और भी नया फार्मूला बढ़ाना चाहते हैं। और नया फार्मूला कैसे बढ़ेगा, तो जरा इस नए फार्मूले को देखिएगा। नया फार्मूला कुछ यूं है कि हमने लास्ट क्लास में या अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फार्मूला पढ़ाया, एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है ना, ये फार्मूला पढ़ा है। इसके बाद का नया फार्मूला पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ी सी मुझे और कुछ बातें करने दें। ये बताइए, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है, तो सर्कुलर पाथ पर वो कितना तेज घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज घूम रहा है, हाउ फास्ट रोटेटिंग। एक पंखा चल रहा है, ये पंखा सर स्लो रोटेट कर रहा है या फास्ट रोटेट कर रहा है?
इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में हम एक्सप्रेस करते हैं बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को इस तरह के W से डिनोट करते हैं, पर इसको W पढ़ते नहीं है, इसे हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा। ठीक है ना, अब ओमेगा। और ये ओमेगा क्या होता है, तो अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन देने जा रहा हूँ। पहले जरा याद करें, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं वेलोसिटी। सर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का नाम वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो जितना थीटा बनता है एक सेकंड में, एक सेकंड में जितना थीटा बनता है इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन अभी नोट्स में रीड करवा दूंगा, अभी मैं लिख के टाइम नहीं पास करना चाह रहा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है? भाई इसकी यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट, रेडियन पर सेकेंड। लेकिन कभी कभी नजर आएगी डिग्री पर सेकेंड, पर डिग्री यूज नहीं करते, डिग्री यूज नहीं करते। तो स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। लेकिन डेली लाइफ में आपको एक और चीज नजर आती है, दैट इज आरपीएम। आरपीएम भी हमें डेली लाइफ में नजर आता है, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर रेडियन पर सेकेंड कहीं नजर नहीं आएगा, आरपीएम नजर आएगा। क्या मतलब? सर जब कभी हम कोई मोटर खरीदते हैं, जब कभी कोई फैन खरीदते हैं, या गाड़ी में व्हील कितना तेजी के साथ घूम रहा है, तो वहां पे लिखा हुआ होता है आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है 1000 आरपीएम, तो इसका मतलब होगा 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। और कोई बॉडी के लिए आरपीएम लिखा हुआ है 500 आरपीएम। तो अब आप खुद देख लीजिए कि जो फैन, जो मोटर 1 मिनट में 1000 मरतबा घूम रही है, वो फास्ट घूम रही है, उसका आरपीएम बहुत हाई है। और जो मोटर 1 मिनट में 500 टाइम घूम रही है, उसका आरपीएम कम है, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है। तो आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डेफिनेशन के लिए जहन में याद रख लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन पर सेकंड, पर सम टाइम हमें दे दिया जाएगा आरपीएम। सर अब आरपीएम दिया होगा तो हम ऐसे ही चला लेंगे? नहीं सर, ऐसे नहीं चला लीजिएगा। अगर कभी भी आरपीएम देगा, तो जहां रेवोल्यूशन लिखा है उस रेवोल्यूशन की जगह मैं लिखवा दूंगा 2 पाई रेडियन। एक रेवोल्यूशन में, एक रोटेशन में, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन। नीचे लिखा हुआ है मिनट, सर मिनट की जगह लिख देंगे 60 सेकेंड। तो ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली मैं पाई की जगह 3.142 लिखवा कर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। पर अभी सवाल के अंदर हम टाइम पास नहीं कर रहे, अभी पास पेपर का कोई सवाल देखेंगे, वहां पे ये चीज नजर आ जाएगी, तो मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ओमेगा का नाम एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा की डेफिनेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, अगर कोई बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट करे, तो फॉर वन रोटेशन आपको पता है एंगल बनता है 2 पाई रेडियन। फॉर वन रोटेशन एंगल बनता है 2 पाई रेडियन। नीचे लिखा हुआ है टाइम, तो एक रोटेशन का टाइम कैपिटल टी, एक रोटेशन का टाइम कैपिटल टी। तो बेटा ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा इसी चैप्टर में नहीं, पूरी A2 की फिजिक्स में। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे वहां पे भी ये फार्मूला बार बार नजर आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर पढ़ोगे वहां पे भी ये चीज बार बार नजर आएगी। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। और ये जो अपॉन टी है, इसको अगर कोई बच्चा यूं तोड़ के लिखे 1 अपॉन टाइम, तो आपको पता है 1 अपॉन टाइम जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा का ये एक और फार्मूला आ गया 2 पाई एफ। तो 2 पाई अपॉन टी, ये भी फार्मूला याद रखना है।
और 2πf ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो आज की क्लास की पहली हेडिंग है, आज की क्लास की नई हेडिंग है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितना तेज घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यूनिट्स बता दी, नए फार्मूले दिखा दिए। अच्छा, अब जरा याद करें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था एस इक्वल टू आर थीटा को अभी हम थोड़ा सा बदलेंगे। कैसे बदलेंगे तो जरा और से देखिए। अगर मैं इस इक्वेशन में आपसे फरमाइश करूं कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम, डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम, जैसे ही आपने टाइम से डिवाइड किया बोथ साइड्स को, तो नोट कीजिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इट इज लीनियर वेलोसिटी। तो भाई ये एक और फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सर ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आर आर रेडियस, v सर सर्कुलर मोशन में v कहां से आ गया? तो याद रखिएगा इस v का नाम होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या मतलब? मतलब जनाब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर जो वेलोसिटी टेंजेंट बनाती है, सर्कुलर पाथ के ऊपर सर जो वेलोसिटी टेंजेंट बनाती है, तो टेंजेंट बनाने वाली वेलोसिटी का नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट बना रही है, इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। और सर टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है बेटा, जरा जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। और अगर कॉपी कर चुके हो तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हम, हाँ बेटा बोले बोले। टेंजेंशियल वेलोसिटी की डेफिनेशन बेटा यूं है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घुमाते हैं, तो बेटा याद करो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हर बॉडी में नेचर ने, कुदरत ने इनर्शिया रखा हुआ है। इनर्शिया की क्या कोशिश होती है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया उसे स्ट्रेट लाइन पर मूव कराने की कोशिश करता है। इनर्शिया की कोशिश है कि वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, तो वो वेलोसिटी जो ड्यू टू इनर्शिया डेवलप हो रही है, इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। वो द वेलोसिटी which is due to inertia of object, it is called tangential velocity। टेंजेंशियल वेलोसिटी इनर्शिया की वजह से होती है, और इनर्शिया टेंजेंट बनाते हुए ऑब्जेक्ट को स्केप कराने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध के रखा हुआ है, रस्सी से बांध के रखा हुआ है, तो जनाब आप इस रस्सी से सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहे होते हैं। ये फोर्स इनर्शिया से जीत जाती है, ये फोर्स टेंजेंशियल वेलोसिटी से जीत जाती है। इनर्शिया की कोशिश है कि बॉडी टेंजेंट बनाते हुए भाग जाए, इनर्शिया की कोशिश है कि बॉडी टेंजेंशियल वेलोसिटी से भाग जाए। लेकिन वो फोर्स जो सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है, सर वो फोर्स जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती है, वो फोर्स जिसकी वजह से इनर्शिया फेल हो जाता है और ऑब्जेक्ट गोल रास्ते पे घूमने पे मजबूर हो जाती है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपीटल फोर्स। सर उसका नाम होता है सेंट्रीपीटल फोर्स। तो अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि लिखे हुए नोट्स हैं मेरे पास, अभी मैं आपको उसमें अंडरलाइन कर दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। पर मैं अपनी बात रिपीट करना चाह रहा हूँ और अंजुम आपसे ही पूछूंगा। अंजुम बेटा गौर से सुनिएगा। सर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इनर्शिया हैविंग टेंडेंसी टू मूव अलोंग a straight line, but there is a perpendicular force acting towards the towards the center of circle. This force is responsible to change the direction of tangential velocity. This force is responsible
फॉर सर्कुलर मोशन, सो इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इतनी लंबी नहीं सुनाइएगा सर। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो इनर्शिया स्ट्रेट लाइन पर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोर्स जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ऑब्जेक्ट गोल रास्ते पे घूमने पे मजबूर हो जाता है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपीटल फोर्स। उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपीटल फोर्स। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो बेटा जरा ये वाली डेफिनेशन देखिएगा। वो फोर्स जो चेंज कर देती है डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जी बेटा अंजुम कुछ भी बोल के बताइए, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? चेंज करा देती है, बिल्कुल बिल्कुल चेंज करा देती है, और वो खुद इटसेल्फ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बेहतरीन बेटा बेहतरीन। अच्छा अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका ना आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करना है, इसकी कोई डेरिवेशन पेपर में नहीं आती है आपके यहाँ। एट एक्सेल बोर्ड में आती है, वो तो हम डेरिवेशन कराते हैं, आपके यहाँ नहीं आती। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा नोट कीजिएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर आप v की जगह लिख दें आर ओमेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको v का फॉर्मूला पढ़ाया है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो सर जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो वो फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है, वो फोर्स जो बॉडी को बाउंड कर देती है सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए, उस फोर्स का नाम सेंट्रीपीटल फोर्स। सर कोई एग्जाम्पल दे तो जरा एग्जाम्पल सुनिएगा, और यही एग्जाम्पल आपको पेपर में बार बार नजर आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पत्थर से बांध के गोल रास्ते पे घुमा दें, तो सर जो रस्सी में टेंशन वाली फोर्स होती है, जो रस्सी में टेंशन वाली फोर्स होती है, तो याद रखिएगा टेंशन इन स्ट्रिंग, इट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपीटल फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को, सर जब किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर हम गोल घुमाते हैं तो सेंटर की तरफ टेंशन एक्ट करती है, एंड दिस टेंशन इज नोन एज सेंट्रीपीटल फोर्स। सर कोई और एग्जांपल दें? ये एग्जांपल नंबर 1 दे। एग्जांपल नंबर 2, ये बताइए जब कोई कार, आयशा आपसे हमारा सवाल है, जब कोई कार आप स्ट्रेट लाइन पे भगा रहे हो तो जितनी दिल चाहे तेज भगा लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई टर्निंग पॉइंट आता है तो हम कार को हमेशा स्लो कर लेते हैं, कार को हमेशा स्लो कर लेते हैं, और स्लो करके फिर कार को सर्कुलर ट्रैक पर घुमाते हैं। तो क्यों स्लो करते हैं उसको तो अभी 2 मिनट रोक लें। सिर्फ हमारा सवाल ये है कि अगर आप बेटा कार चला रहे हो और कार बहुत तेज चल रही हो और आप जनाबे अली उसे सर्कुलर पाथ पे स्लो नहीं करते, तो क्या वो गोल रास्ते पे घूम सकेगी? और आपके ख्याल में सर्कुलर पाथ पे जब कार घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? यहाँ रस्सी तो नहीं होती कि टेंशन वाली बात हो। ऊपर वाली एग्जाम्पल में तो बेटा रस्सी और टेंशन आ गई ना। कार गोल रास्ते पे घूम रही है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स आयशा? बिल्कुल आपने सही बताया, बिल्कुल बिल्कुल सर। कार का टायर जमीन के साथ जब इन कांटेक्ट होता है तो टायर और रोड के बिटवीन में सर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, इट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जनाब। और अगर ये फ्रिक्शन ना हो, टायर घिसा हुआ हो, रोड के ऊपर ऑयल पड़ा हुआ हो, अगर ऑयल है तो देयर इज लेस फ्रिक्शन। इफ देयर इज लेस फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आप प्रोवाइड नहीं कर सकोगे तो कार सर्कुलर पाथ पे घूमने के बजाय स्किड करती हुई जो भी साइड में वॉल होगी उसको जाके हिट कर जाएगी। तो फ्रिक्शन
provides centripetal force. Friction provides centripetal force. If there is no friction, then car cannot move along a circular path. It will skid. skid करके बाहर निकल जाएगी, स्लिप कर जाएगी, लेकिन सर्कुलर पाथ पर नहीं घूम सकेगी। तो दिमाग बनाइएगा कि फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये बताइए कि अभी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन का चैप्टर। ग्रेविटेशन का चैप्टर ये कहता है कि सूरज के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हमारी जमीन के अराउंड चांद घूम रहे हैं, और जहां कहीं कोई चीज घूमती हुई नजर आ रही हो तो देयर मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जनाब सूरज ने हमारी जमीन को ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करके कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसी तरह हमारी जमीन ने चांद को ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए कंट्रोल किया हुआ है। तो आप लोग तो खैर स्पेस फिजिक्स A2 में पढ़ोगे भी, तो आपको पता है कि हमारी जमीन चांद जमीन के अराउंड घूम रहा है ग्रेविटेशन से, जमीन सूरज के अराउंड घूम रही है ग्रेविटेशन से। सूरज एक नॉर्मल साइज का स्टार है जो कि गैलेक्सी में खरबों की तादाद में जो स्टार्स हैं उनके साथ अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी घूम रहा है। और फिर इससे आगे की बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो तमाम चीजें जो सर्कुलर पाथ पे घूम रही हैं, देयर मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर कोई और एग्जांपल दीजिए। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपको बताते हैं कि किसी भी एटम में सेंटर पर सर पॉजिटिव चार्ज होता है, सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सर जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्रोटॉन ने बांध के रखा हुआ है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स ना हो तो इलेक्ट्रॉन भाग जाए। अगर इलेक्ट्रॉन भाग गए, ठीक है जनाब, तो जाहिर सी बात है एटम का सिस्टम खत्म हो जाएगा। एटम खत्म हो गया तो मटेरियल का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो हमारे ख्याल में एटम में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बड़ा मैंने कॉमनली एग्जाम्पल बता दी, एटम, हमारी यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, कार, पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाना। लेकिन अभी जब पास पेपर के क्वेश्चन करोगे ना तो आपको और वैरायटी नजर आएगी, और उस वैरायटी से आपको, क्योंकि पेपर का जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो और अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम कोई पेपर की बात कर रहे हैं, सर फालतू की इधर उधर की बातें करके हमारा टाइम पास नहीं कर रहे। तो चलिए जनाब आपको लेके जा रहे हैं पेपर में। और पेपर में जाने के लिए अगर आपके पास रीड एंड राइट की बुक यकीनन होगी तो ये पहला यूनिट है। हाँ बेटा रीड एंड राइट, बेटा अलीजा खोलिए अपनी बुक। बेटा इफ्रा आपके पास भी बुक होती है, आप भी बुक खोलें। और ये रीड एंड राइट की बुक में पहला चैप्टर है मोशन इन सर्कल। और इस मोशन इन सर्कल में ये आ गया जनाब पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला देखिएगा जी। इस क्वेश्चन के लिए आप वेरिएंट लिख लें। इट इज अक्टूबर नवंबर 2014। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है तब आप देखिएगा, इस क्वेश्चन में ना सोलर सिस्टम है, ना एटम है, ना कार गोल रास्ते पे घूम रही है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो इस चीज को आप मेरे ख्याल में अपने घर में किचन में जाएं और किचन में जाकर एक लार्ज बॉल लेकर आ जाएं। इस लार्ज बॉल में, ठीक है जनाब, इसको हम अगर उर्दू में प्याला बोलने तो ज्यादा अच्छा हमें लगेगा। कह रहे जनाब ये एक बड़ा सा प्याला है और इस प्याले में आपने एक छोटी सी बॉल लाकर रख दी। तो जाहिर सी बात है जब आप बॉल को सर छोड़ देंगे ना तब तो बॉल बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगी क्योंकि बीच में आ जाती है। अब आप अपने हाथ में इस प्याली को रखें और अपने हाथ को इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, अपने हाथ को हल्के से घुमाना शुरू करें। सर जैसे ही आप अपने हाथ में इस प्याली को रखकर घुमाएंगे तो आप देखिएगा जो इसमें जो छोटी वाली बॉल है ना सर, वो इसकी वॉल के ऊपर घूमना शुरू कर देगी। जब ये बॉल इस बॉल के वॉल के ऊपर घूम रही होगी तो अब जनाब यहां पर हमें नजर आ रही है सर्कुलर मोशन। और याद रखिएगा आज की क्लास में सारे वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा इन अ हॉरिजेंटल सर्कल। हॉरिजेंटल सर्कल जैसे इस एग्जाम्पल में भी देखिए,
जो बॉल घूम रही है वो हॉरिजेंटल सर्कल में घूम रही है, इसी तरह छत पे पंखा जो लगा हुआ है वो भी हॉरिजेंटल सर्कल में घूम रहा है। तो वर्टिकल सर्कल इंशाल्लाह कल आएगा, आज की क्लास में खाली हॉरिजेंटल सर्कल आएगा। तो बॉल को हम बाउल की दीवार के ऊपर रखकर घुमा रहे हैं, और अब ये घूम रहे हैं तो घूमती हुई बॉल के ऊपर ये उन्होंने आपको एक पोजीशन दिखाई है कि इस पोजीशन पर ये बॉल रखी हुई है, और इसकी फिर इन्होंने बना दी है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखिए कि ये बॉडी का वेट है, ये वेट है। अच्छा, इस वेट के साथ जब ये बॉल, आप नोट कीजिएगा, इस वॉल के ऊपर आ रही है, ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर आ रही है, ठीक है जनाब। तो नोट कीजिएगा कि इसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, पर जिस पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट आ रहा है सर, इस कांटेक्ट पॉइंट से मिलेगी एक फोर्स ऑफ रिएक्शन, इससे मिलेगी बेटा एक फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये फोर्स ऑफ रिएक्शन खुद नीचे पढ़िए लिखा हुआ है कि सर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ठीक है, इस नॉर्मल रिएक्शन को आप रिजॉल्व करें, आप इसको रिजॉल्व करें, खुद बोला है रिजॉल्व करें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। इसको बेटा आप रिजॉल्व करें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो याद कीजिएगा सर, इसका एक बनेगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इसका एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा उसको बेटा मैंने लिख दिया आर एक्स, एंड आर एक्स विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। और जो बेटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा सर वो बन जाएगा आर साइन थीटा। बेटा इसको ड्रॉ करें, अगर आप नहीं समझ सकते पहले ड्रॉ कीजिए। द वेट ऑफ द बॉल एक्टिंग डाउनवर्ड and the reaction from the wall acting perpendicular, and this vector, that is normal reaction, it is resolved into two components. One of them is horizontal component, the other one is vertical component. Horizontal component is cos theta and vertical component is sin theta. और अब आप अगर नोट कीजिए तो ये जो वेट है, ये जो वेट है सर, ये वेट आर साइन थीटा के इक्वल है। दे कैंसिल आउट ईच अदर, वेट इक्वल टू आर साइन थीटा। ये आप नीचे काम कर सकते हैं यहाँ पे, वेट इक्वल टू आर साइन थीटा एंड दे कैंसिल आउट ईच अदर। लेकिन हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, वेट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा, उसके बाद ये जो आर एक्स है, इस आर एक्स, इस आर एक्स को बेटा जरा यहाँ देखिए इस वाली डायग्राम में। सर इस आर एक्स के अंदर वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, सर वेट का रिएक्शन एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है ना, दैट इज आर साइन थीटा। लेकिन इस ब्लू एरो को देखिए सर, ये दिस ब्लू एरो इज हॉरिजेंटल एरो, ये हॉरिजेंटल एरो है, हॉरिजेंटल सर्कल में हॉरिजेंटल एरो है, एंड इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बाउल। और जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करे सर, उसी फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपीटल फोर्स। तो इस एग्जाम्पल में आर कॉस थीटा, इस एग्जाम्पल में आर कॉस थीटा, it is the centripetal force. Why? Sir, because it is acting towards the center of circle. हॉरिजेंटल सर्कल बन रहा है सर, उस हॉरिजेंटल सर्कल के सेंटर की तरफ ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो सर वो फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है उसी फोर्स का नाम होगा सेंट्रीपीटल फोर्स, उसी फोर्स का बेटा नाम होगा सेंट्रीपीटल फोर्स। तो वेट इक्वल टू आर साइन थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब मैंने कहा क्वेश्चन भी पढ़ लो। क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि आपने शो दैट करना है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला शो दैट करना है। तो ये फॉर्मूला शो दैट करने के लिए जब आपने रिजॉल्व कर लिया दोनों को, तो इफ यू डिवाइड दीज इक्वेशंस, ठीक है जनाब, बाय ईच अदर, एक दूसरे से डिवाइड कर दें। सर अब हम डिवाइड करते हैं ना, तो दिस आर कैंसिल आउट। और जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी, सर बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर दिस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम्स टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इट बिकम्स टेन थीटा। और बेटा ये जो एफ सी डिवाइड है सर, ये डिवाइड वाला एफ सी वहां तक ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप देखिए जो फॉर्मूला हम बनाना चाहते थे, W इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स टेन थीटा, वो फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया।
बॉल का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज रिजॉल्व्ड इनटू टू components. Horizontal component is r cos theta, vertical is r sin theta. R sin theta equal to weight, or horizontal component is centripetal force, and by dividing we have derived this equation. जी बेटा आयशा, इस डेरिवेशन में कोई कंफ्यूजन? देखिए ना, ये बताइए, देखिए कभी भी एग्जाम के अंदर कोई फार्मूला ड्राइव करना हो ना, तो ये देखा करो हमें लाना क्या है. तो हमें लेकर आना है टेन थीटा. अब टेन थीटा कैसे आ सकता है, तो मैं सोचूंगा मेरे पास दो इक्वेशन है, एक में साइन नजर आ रहा है, एक में कॉस नजर आ रहा है. ठीक है ना. डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा बन सकता है. अच्छा, एक बेवकूफाना बात हम कर लें, सर दोनों को प्लस कर लें. भाई प्लस करके तो टेन थीटा नहीं आएगा. तो वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कनेक्शन बेटा सोचोगे तो बात पकड़ लोगे. ठीक है. अच्छा, अब आपने करना है ये, और ये वाला ट्रेंड भी मैं आपको बता दूं, A2 की फिजिक्स में मोस्टली क्वेश्चन में यही होगा कि आपसे, ये जो हम मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले आपसे एक फार्मूला ड्राइव करवाएंगे और फिर यही फार्मूला नेक्स्ट पार्ट में यूज करवा देगा वो. तो आइए नेक्स्ट पार्ट को जरा रीड कर लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट के अंदर पहली बात तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि ऊपर फार्मूले में ये जो एफ सी आया हुआ है, इस एफ सी की क्या सिग्निफिकेंस है बॉल को मूव कराने में. ठीक है ना. तो भाई ये सर सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की सिग्निफिकेंस क्या है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जो आपको आता हो सब कुछ यहाँ पे भर दो. सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपने क्या पढ़ा है? सर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा है कि इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है ना. अब ये जो कैपिटल एफ है, सर ये कैपिटल एफ सेंट्रीपिटल फोर्स है. ये एफ आर कॉस थीटा के बराबर है, और ये आर कॉस थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है. सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. नो सेंट्रीपिटल फोर्स, नो सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन होती ही सेंट्रीपिटल फोर्स से है. और जब आप यहां तक कर चुके हैं क्वेश्चन, तो अब आ जाइए लास्ट पार्ट में. इस लास्ट पार्ट को करने के लिए पहले जरा फॉर्मूला मैं नीचे कॉपी कर लूं. W वेट इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स टेन थीटा. अब जरा क्वेश्चन सुनिएगा. सर क्वेश्चन ये है कि बॉल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, रेडियस 14 सेंटीमीटर, थीटा 28 डिग्री. कैलकुलेट स्पीड ऑफ बॉल. बॉल की स्पीड चाहिए. खाली स्पीड लिखा है, देखिए एंगुलर स्पीड नहीं लिखा, खाली स्पीड लिखा है. सर अब खाली स्पीड लिखा हो ना, फिर तो सर ये हमारी एएस लेवल की जो फिजिक्स में वेलोसिटी होती थी, इट इज mv²/r. ठीक है ना. जब कभी एंगुलर वेलोसिटी लिखेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा कैलकुलेट करना है. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा कैलकुलेट करना है. और अगर एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोल रहा, तो सीधा सीधा लिखिए mv²/r. mv²/r के आगे लिखा हुआ है टेन थीटा. सर थीटा उसने दिया हुआ है 28 डिग्री. अल्लाह, साइम को मैंने क्लास का लिंक नहीं भेजा, और साइम भाई भी इतनी लेट हमें याद दिला रहे हैं. साइम अलीजा, आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया. मैंने तो उसको लास्ट क्लास इंडिविजुअल कराई थी इसीलिए ना. चले कोई बात नहीं, उसने तो खैर कॉलेज में ये पढ़ा हुआ है ना, टॉपिक पकड़ तो लेगा. अस्सलाम वालेकुम साइम. अरे यार साहिब, मैं आपको भूल गया और आपने भी टाइम पे याद नहीं दिलाया. चले कोई बात नहीं, क्लास के बाद रुकिएगा, मैं आपको ये पूरा सवाल दोबारा करा दूंगा. ठीक है ना. ये सवाल तो बिल्कुल अब आखिर की तरफ जा रहा है. अलबत्ता आप सिर्फ कहानी समझ लीजिए कि हमारे पास किचन में से आप एक बड़ी सी प्याला लेकर आ गए, प्याली लेकर आ गए. उसके अंदर आपने एक बॉल को रखा हुआ है, छोटी सी बॉल को, और इस छोटी सी बॉल को रख के आप घुमा रहे, हॉरिजेंटल सर्कल में घुमा रहे.
और जब वो घूम रहा है तो उसका एक फार्मूला की डेरिवेशन है जो मैं क्लास के आखिर में आपको रोक के कराऊंगा। अलबत्ता अभी जरा कैलकुलेशन में आप हमारे साथ शामिल हैं। अच्छा बेटा, इसके अंदर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वेट। सर वेट होता है एम जी, वेट होता है एम जी। सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर। टेन थीटा, सर थीटा दिया हुआ है 28 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 28 डिग्री, तो बेटा थीटा की जगह मैंने लिख दिया 28 डिग्री। अब आप बेटा लेफ्ट और राइट के ऊपर देखिए बेटा, मास से मास कैंसिल हो गया। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है। आपने सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाना है, आपने सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाना है। देखिए जी, सर जी होगा 9.8। आर डिवाइड है, आर माना कि मल्टीप्लाई। सर आर है 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, तो मैंने 100 से डिवाइड करके मीटर बना दिया। ठीक है ना, तो रेडियस डिवाइड था माना कि मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 1028, सर यहाँ मल्टीप्लाई था, वहां जाके डिवाइड हो गया। वेलोसिटी पे स्क्वायर, सर स्क्वायर है तो स्क्वायर में रखे अंडर रूट बन जाएगा, तो ये बेटा मैंने अंडर रूट बना दिया। अब आप में से कोई बच्चा बेटा कैलकुलेटर चलाए, कैलकुलेटर में लिखे 9.8 इंटू 0.14 डिवाइडेड बाई 1028, सॉल्व करोगे तो बेटा स्पीड आ जाएगी। मैथ एरर आ गया इसके अंदर, अच्छा जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई चक्कर, ऐसा कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है। हमेशा कैलकुलेटर में वैल्यूज डिग्री वाली पुट कीजिएगा, एंगल की वैल्यू कैलकुलेटर में हमेशा डिग्री पुट कीजिएगा। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको बात एक्सप्लेन करना मुश्किल है, पर जहन में रखना कैलकुलेटर में हमेशा एंगल यानी थीटा, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमेशा डिग्री में डालते हैं। ठीक है, अरे चलें जी, मैंने लिखा। ठीक है जी, मैं जरा अलीजा को दिखा दूं। 9.8 बेटा इंटू 0.14 और इट इज डिवाइडेड बाय, ये मैंने लिखा जी 1028, और बेटा इसको पूरा सॉल्व करा तो आ रहा है 1.6। तो आप बेटा क्या गलती कर रहे हैं देखें। अच्छा अच्छा, पहले से रेडियन पे था, और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कैलकुलेटर को कभी भी रेडियन में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा। आपके टीचर ने कहीं ये बेवकूफ, मतलब ये अजीब सी बात हो जाएगी, कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करने को कभी बोला तो नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा अभी क्लास के बाद रुकिएगा, ठीक है, क्लास के बाद रुकिएगा लीजा आप। ठीक है ना, आपको उन्होंने एक ऐसी बात बता दी है कि क्लास के बाद रुकिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि एग्जाम में भी अगर आपने यही वाली गलती स्टूडेंट कर देते हैं क्या, कैलकुलेटर को एक दफा रेडियन में कन्वर्ट कर लिया उसके बाद भूल गए, याद ही नहीं रहा कि रेडियन में बस से वापस डिग्री में जाना है, तो पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। क्लास के बाद आप रुकिएगा, मैं आपको एक टेक्निकल बात सिखाऊंगा। बाकी किसी और बच्चे को इसलिए नहीं बता रहा कि उन्होंने ये वाली बात सुनी ही नहीं है, तो इसलिए उनको समझाने की जरूरत ही नहीं है। पर हमेशा बेटा याद रखिएगा, कैलकुलेटर की स्क्रीन को हमेशा डिग्री में रखना है, और साइन कॉस टेन के आगे एंगल हमेशा डिग्री वाला पुट करना है, कोई कन्वर्जन नहीं कीजिएगा अलीजा। ठीक है, हाँ कभी भी कन्वर्ट, अभी आपने कन्वर्जन पे देख लिया ना क्या हुआ, पता नहीं आंसर कहीं और निकल गया। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन के आगे हमेशा डिग्री में एंगल लिखते हैं। हाँ तो डिग्री में कन्वर्ट कर लें, और डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें। और दूसरा सेंटेंस, कभी भी कैलकुलेटर की स्क्रीन को डिग्री से रेडियन में नहीं लेके जाइएगा। एक कैलकुलेशन करने के बाद आप भूल जाएंगे एग्जाम में, फिर बाकी सारी चीजें उसी पे चल रही होंगी, सारे आंसर उल्टे सीधे हो जाएंगे, और हम वहां नहीं पकड़ पाएंगे कि हमने क्या गलती की है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये वाला बेटा वही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास के शुरू में कराया था और साइम को लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, कि जमीन की टेलीस्कोप से हम चांद को देख रहे थे। अच्छा, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन रीड एंड राइट की बुक में नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रीड एंड राइट की बुक में नहीं है का मतलब ये नहीं है कि जो जो पुरानी वाली बुक है ना उसके अंदर है ये। ठीक है, तो अभी नई वाली बुक में नहीं है, पर ये सवाल बड़ा अच्छा है इसलिए मैं कराना चाहूंगा, और इसका भी वेरिएंट भी बता देता हूँ कौन से ईयर का सवाल है। ठीक है, पहले जरा क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन ये है जनाब, और ये मैं अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ पीडीएफ। क्वेश्चन ये है कि एक हॉरिजेंटल फ्लैट प्लेट है, इसको आसान करके समझ लो, बिल्कुल आसान करके। आपके घर में जो बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, छत के ऊपर जो पंखा लगा हुआ है, तो ये बच्चे
आपको पता है बचपन में और लड़के स्पेशली उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि जो पंखा लगा होता है ना, उस पंखे के ऊपर कोई क्वाइन रख देंगे या किसी बॉटल का कैप रख देंगे, और कैप रखने के बाद ठीक है ना, पंखे को स्लो चलाएंगे। कहते हैं अगर पंखा स्लो चल रहा है तो जो क्वाइन या जो कैप आपने पंखे के ब्लेड के ऊपर रखा हुआ है, तो स्लो स्पीड पे तो वो उसके साथ घूमता रहेगा। लेकिन अगर आप पंखे की स्पीड तेज कर दें, तो जैसे ही पंखे की स्पीड तेज करोगे तो वो जो क्वाइन होता है या जो बॉटल का कैप होता है वो उड़ जाता है। वो क्यों उड़ जाता है, तो अभी इस क्वेश्चन में आपको वो पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो जरा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन के अंदर बेटा वो पहली बात कह रहे हैं कि एक छोटा सा क्वाइन जिसका मास एम है, उसको आपने प्लेस कर दिया, समझ ले, पंखे के ब्लेड के ऊपर। पंखे के ब्लेड का रेडियस 35 सेंटीमीटर है। आपको साफ नजर आ रहा है, ये सर्कुलर प्लेट का रेडियस है। ठीक है, मैं पंखा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेली लाइफ में आप ये बात पंखे से आराम से समझ सकते हैं। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज है? तो सर पंखे को जिस पाइप से हमने छत पे सील किया हुआ है, सीलिंग फैन है, छत पे लटकाया हुआ है, तो उस पाइप को फिजिक्स वाले क्या देते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर कह रहे हैं स्पीड को हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, यानी मैंने बताया ना, बच्चे ने किसी ने ऊपर रख दिया और पहले स्लो पे चला रहा है, स्लो पे वो चलता रहेगा, पर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। जब स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ते बढ़ते अचानक ये जो क्वाइन है ये स्लाइड कर जाएगा, उड़ जाएगा फ्रॉम द प्लेट। क्वेश्चन है कि बताइए कौन सी फोर्स है जिसने क्वाइन को फैन की प्लेट के ऊपर रोक के रखा हुआ था? जवाब फ्रिक्शन। सर जो फ्रिक्शन है ना, उस फ्रिक्शन ने रोक के रखा हुआ था। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है सर, इट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब तक फ्रिक्शन इस काबिल थी कि उसको रोक लेती, तब तक तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा था। लेकिन जब आपने स्पीड बहुत हाई कर दी, तो सर बहुत हाई स्पीड करने पे क्वाइन उड़ गया। और जब क्वाइन उड़ गया तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा यूं बदल के बोल रहा हूं कि बताइए ये जो पंखा है, इस पंखे की एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? क्या निकालनी है? पंखे की एंगुलर स्पीड। आप कहेंगे सर कुछ और रख लिखा हुआ है, वो भी बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। इसने जो आपसे बोला है ना, पता है क्या बोला, जरा पढ़ना। लिखा है कैलकुलेट रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब पता है क्या पूछ रहा है? आरपीएम। क्या पूछ रहा है बेटा? आरपीएम पूछ रहा है। और अभी भी मैंने क्लास के शुरू में बताया है, आरपीएम का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। आरपीएम का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस सवाल में आपसे फॉर्मूला ड्राइव नहीं करवा रहे, बल्कि ये बात आपको पता होना चाहिए। क्या, जरा लिखिएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है? सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आ रही है। तो अब आप क्या करें? सर सेंट्रीपिटल फोर्स को फ्रिक्शन के बराबर लिख दें। क्वाइन और प्लेट के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा फॉर्मूला लिखिएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सवाल, सर आपने एम बी स्क्वायर अपन आर वाला क्यों नहीं लगाया? ओ भाई, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना आरपीएम। आरपीएम का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो सर इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की वजह से बेटा मैंने ओमेगा लिख दिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपकी फिजिक्स में नहीं है, तो उन्होंने फ्रिक्शन के लिए आपको खुद बता रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये रही। देखिएगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये रही। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खुद लिख के बता रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा 0.72 डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब वेट। मैं डब्ल्यू नहीं लिख रहा, यहाँ एमजी लिख रहा हूं, वरना आप इस वाले डब्ल्यू और इस वाले डब्ल्यू को मिक्स कर दोगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी 0.72 वेट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी 0.72 वेट। मैंने 0.72 वेट में जहां डब्ल्यू लिखा हुआ था, डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया एमजी से।
अब बेटा नोट करो, लेफ्ट और राइट, एम कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई 0.72, जी की वैल्यू 9.8। सर रेडियस यहाँ मल्टीप्लाई है, माना कि डिवाइड, रेडियस सर ये डी है, रेडियस डी है, डी है 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करके बेटा मीटर बना लिया। ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है, सर स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट बना लिया। अब कोई बच्चा बेटा मुझे बताए ओमेगा का आंसर क्या आ जाएगा? फोर 4.5 यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। फॉर्मूले से जो आंसर आता है इट इज रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज 4.5 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इज 4.5 रेडियन पर सेकेंड, पर रेडियन पर सेकेंड आंसर नहीं है भाई। उसने पूछा है कैलकुलेट आरपीएम, कैलकुलेट आरपीएम, आरपीएम में कन्वर्ट करना है, रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है, रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें तो मैं आपको तरीका सिखाना चाह रहा हूं। बताइए, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ओमेगा, ओमेगा का एक फार्मूला होता है 2 पाई एफ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया। हाँ बेटा, ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई एफ। इस 2 पाई एफ में से बेटा फ्रीक्वेंसी को अलग कर लो, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4.5 अपॉन 2 पाई। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रेवोल्यूशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी सेकंड में होती है। तो 2 पाई एफ नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। हाँ बेटा, कोई बच्चा मुझे बताए 4.5 को 2 पाई से डिवाइड करोगे तो कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है ना? 0 पॉइंट, अच्छा इसको इरेज नहीं करना, चलते रहने देना। अच्छा सर, इतनी रेवोल्यूशन एक सेकंड में, एक सेकंड में, तो बताओ एक सेकंड में रेवोल्यूशन कम होंगी, एक मिनट में रेवोल्यूशन ज्यादा होंगी, एक मिनट में रेवोल्यूशन ज्यादा होंगी। इसको एक मिनट के 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट। बस ये इसका आखिरी स्टेप है। रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकंड में रेवोल्यूशन 0.7, तो एक मिनट में रेवोल्यूशन, अब कोई बड़ा नंबर आएगा, बताइएगा कितना बड़ा नंबर आ रहा है? तो तकरीबन 43 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक। और मेरे ख्याल में उसने 42 लिखा होगा क्योंकि 0.9 का मतलब है कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो वो मार्किंग स्कीम से बड़ा हम देख लेंगे क्या उसने लिखा हुआ आंसर। अलबत्ता इट इज 43 आरपीएम, इट इज 43 आरपीएम। तो मैं सवाल को रिपीट करूंगा, पहले कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर प्लेट हॉरिजेंटल घूम रही है, उस प्लेट के ऊपर आपने एक कॉइन लाके रख दिया। आप अपने घर में काम करना चाहें तो घर में कमरे की छत पे जो पंखा लगा हुआ है, उस पंखे के ब्लेड के ऊपर आपने एक छोटा सा कॉइन, छोटा सा कैप ऑफ बॉटल लाके रख दिया और पंखे को पहले स्लो चलाया। स्लो चलाओगे वो उस पर टिका रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही होगी। आपने पंखे को आहिस्ता आहिस्ता तेज करना शुरू करा और मैक्सिमम स्पीड पर वो उड़ गया। तो वो मैक्सिमम स्पीड पे उड़ गया, ठीक है जनाब, एक सर्टेन स्पीड होगी जिसपे वो उड़ जाएगा। तो जनाब वो स्पीड कैलकुलेट करना है, कितनी स्पीड पे वो उड़ गया। तो आपने लिखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से आ रही है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला कोई आपकी आपकी फिजिक्स में नहीं है, ठीक है जनाब। तो ये वैल्यू दी हुई थी 0.72 वेट, वेट को मैंने mg लिखा।
सेंट्रीपिटल फोर्स को बेटा मैंने लिखा है एम आर ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद बेटा सारी वैल्यूज गिवन है, यहां तक तो बच्चा आराम से चला जाता है। यहाँ के बाद बोलता सर ये आपने पता नहीं क्या करा। तो मैं इस वाली बात को दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ बेटा, इस वाली बात को दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, इस वाली बात को। आपके पास रिजल्ट आया हुआ है रेडियन में, रेडियन को पहले कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मैं रेवोल्यूशन में। तो रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना हो, तो या तो 2πf लिखो जैसे मैंने लिखा, और इसमें से फ्रीक्वेंसी को अलग कर लिया, ठीक है जनाब। और यही ज्यादा बेहतर है, दूसरा तरीका मैं और मुश्किल कर दूं, मेरे ख्याल में यही बेहतर है। ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में पहले कन्वर्ट करो, ओमेगा होता है 2πf, उसमें से फ्रीक्वेंसी निकाली। फ्रीक्वेंसी से क्या फायदा हुआ सर? फ्रीक्वेंसी से फायदा ये हुआ कि जो हमारे पास यूनिट रेडियन थी सर, वो रेडियन कन्वर्ट हो गई रेवोल्यूशन में। जब आप एफ कैलकुलेट करते हो तो एफ कैलकुलेट करने में रेडियन कन्वर्ट हो जाता है रेवोल्यूशन में, रेडियन कन्वर्ट हो जाता है रेवोल्यूशन में। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 2π, ये कन्वर्ट हो गया रेडियन से रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो एक सेकंड की रेवोल्यूशन 0.7 एक सेकंड में, एक मिनट में, तो सर मिनट में रेवोल्यूशन ज्यादा होंगी, मिनट बड़ा टाइम है, तो बड़े टाइम में ज्यादा रेवोल्यूशन, 60 से मल्टीप्लाई किया तो देयर विल बी 43 रेवोल्यूशन पर मिनट, देयर विल बी 43 रेवोल्यूशन पर मिनट। दलीजिए बेटा कॉपी कर लीजिए। और अगर इस क्वेश्चन का वेरिएंट भी लिखना हो तो अभी मैं 1 मिनट में आपको इसका वेरिएंट भी बता देता हूँ। इसका बेटा जो वेरिएंट है वो वेरिएंट यहाँ लिखा हुआ होगा। इसका वेरिएंट है बेटा जून 18, जून 18 पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जनाब, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। टॉपिक का नाम था हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, टॉपिक का नाम था हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। कल भी इंशाल्लाह इतने बजे क्लास करेंगे और कल की क्लास के टॉपिक का नाम होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और कल फिर मैं आपको वर्टिकल के क्वेश्चंस करा दूंगा जो मैंने निकाल के रखे हैं। तो इंशाल्लाह कल वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, रोलर कोस्टर में किस तरह गाड़ियां चलती हैं वो डिस्कस करेंगे, इतनी हाइट पे रह के रोलर कोस्टर गिरती क्यों नहीं है वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद पास पेपर क्वेश्चंस। और इस रिकॉर्डिंग को बेटा मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ।